नमस्कार दोस्तों, कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे अमरकांत जी की कहानी तूफान। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आज सुनिए तूफान। रात आवाज़ों से खाली होती जा रही है। आसपास के मकानों की रोशनी गुल हो चुकी है। घर के अंदर भी सदा की तरह सिर्फ 2 ही कमरों की बत्तियां जल रही हैं। यह कहना अधिक सही है कि सुमन को प्रोत्साहित करने के लिए ही हरिहर बाबू देर तक जगे रहते हैं। वैसे और भी काम उनको करने रहते हैं। लंबे लंबे उनके सारे पत्र, जो कई परिवारों में मनोरंजनपूर्ण चर्चा के विषय रहे हैं, इसी समय लिखे गए थे। पुराने ज़माने के इंग्लिश टीचर हैं, इसलिए अंग्रेज़ी भाषा पर उनका अधिकार है और उनकी लिखावट भी बहुत सुंदर है। बड़ी मेहनत से तैयार किए अपने पत्र वह सीधे लड़कों के पास ही भेजते थे, जिनमें करुणा, नैतिकता, न्यायप्रियता एवं अन्य सद्वृत्तियों को जगाने की ज़ोरदार कोशिशें होती थी। वह पत्रों में अपने जीवन और परिवार के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही पक्ष साफ साफ पेश कर देते थे, इस आशा में कि उनकी ईमानदारी का गहरा असर पड़ेगा। आज भी वह पत्र ही लिख रहे हैं और शायद वही लिख रहे हों। सुमन चुपचाप बैठी थी। पढ़ने में उसकी तबीयत ज़रा भी नहीं लग रही थी। आज की ही बात नहीं, पिछले कई दिनों से उसकी यही हालत थी। वह कुर्सी पर बैठी है और उसके सामने मेज पर एक मोटी किताब खुली है, पर वह सामने कमरे के बाहर आंगन के अंधेरे में एकटक देख रही है, जैसे उसकी आंखें कुछ टटोल रही हों। कभी कभी वह सिर झुकाकर दोनों हाथों में अपने माथे को भींच लेती है, जैसे उसके सिर में भारी पीड़ा हो रही हो। मौसम बदल रहा है, गर्मी बढ़ रही है और सिर के ऊपर पंखा धीरे धीरे घूम रहा है। वह उठ खड़ी हुई। दुबली पतली तो वह है ही, जब साड़ी पहनती है तो और लंबी लगती है। अधिक गोरी तो वह नहीं है, पर बड़ी बड़ी आँख के कारण उसे खूबसूरत भी कहा जा सकता है। कमरे की बत्ती बुझाकर वह आंगन में निकल गई, जहाँ से ऊपर की छत के लिए जीना गया है। लंबी खुली छत पर एक छोटा सा कमरा है, जो हरिहर बाबू के लिखने पढ़ने का कमरा है। वह धीरे धीरे ऊपर चढ़ गई। खुली छत पर पहुंचकर शीतल मंद बयार का झोंका लगा। कमरा खुला था। हरिहर बाबू लिखने में लीन थे, पर पैरों की आहट पाकर वह चौंक पड़े। क्या बात है बेटी, कोई काम है? सुमन के मुंह से कोई उत्तर नहीं निकला। वह एकटक अपने पिता को सनकी की तरह देख रही थी। हरिहर बाबू न लंबे थे न तगड़े ही, बल्कि नाटे और इतने पतले थे कि उनके शरीर पर हर कपड़ा ढीला ढाला ही नजर आता था। उम्र उनकी लगभग 65 वर्ष की है, जिससे चेहरे पर झुर्रियाँ सिमट आई हैं, पर उनकी आँखों की ज्योति अब भी तेज थी और दांत मजबूत। चेहरे का रंग उनका गाढ़ा सांवला था, सिर गंजा और उनकी आँखें एक सरल, विनम्र एवं ईमानदार व्यक्तित्व का एहसास करा रही थीं। बैठो, कोई परेशानी है? उन्होंने प्यार से पूछा। वह उनके सामने मेज की दूसरी ओर रखी कुर्सी पर बैठ गई, किंतु तब भी उसके मुंह से कोई आवाज़ नहीं फूटी। उसकी आंखों में वैसी ही नासमझी और सनकीपन का भाव था, पर बीच बीच में उसके होंठ बिचक जाते थे और नथुने हल्के से फूल उठते थे, गोया उसके भीतर भावनाओं का कोई ऐसा तूफान उठ खड़ा होता है जिसको शब्दों के रास्ते वह बाहर निकाल नहीं पा रही हो। जाओ आराम करो, तुम थक गई हो, कल बात करेंगे। पापा, पिछले कुछ दिनों से मैं बेहद कष्ट पा रही हूँ। सिर में दर्द है? बताया क्यों नहीं? किसी डॉक्टर को दिखाते। हरिहर बाबू चिंतित हो उठे। नरक की मर्मांतक पीड़ा से यह किसी भी हालत में कम नहीं है। बार बार मेरे अंदर यह सवाल उठता रहा है कि क्या मैं एक झूठी जिंदगी नहीं जी रही हूँ, एक बनावटी और ओढ़ी हुई जिंदगी जिसमें अपना कुछ भी नहीं है। हरिहर बाबू का चेहरा सहसा फक पड़ गया। सुमन के मुंह से ऐसी कोई बात उन्होंने कभी नहीं सुनी थी।
वह उनकी इकलौती संतान थी जो एक गंभीर और परिश्रमी लड़की के रूप में जानी जाती थी। वह आज जो कुछ है उन्हीं की बनाई हुई है। उसके लिए उन्होंने क्या क्या नहीं किया। जब तक वह पढ़ती रही उन्होंने उसके साथ घोर परिश्रम किया। रात रात भर जागकर उन्होंने उसके लिए नोट्स बनाया, हिंदी और अंग्रेजी के कठिन गद्यांशों एवं पद्यांशों की व्याख्याएं लिखीं। परीक्षाओं के लिए हर विषय के महत्वपूर्ण प्रश्न चुनकर उनके उत्तर लिखवाए और सुमन उनकी हिदायतों पर दृढ़तापूर्वक चलती रही, जिसका अच्छा परिणाम भी निकलता गया। वह हर कक्षा में अच्छे नंबरों से पास होती गई और एमए में उसने प्रथम श्रेणी भी प्राप्त की। उन्होंने उसकी खुशी के लिए उसके जीवन के बारे में एक महत्वपूर्ण योजना तैयार की थी और वह पूरी होगी इसका उन्हें पक्का विश्वास था। पर उन्हें अचंभा यह हो रहा था कि कठिन से कठिन परिश्रम के दिनों में जब उसने अपने मुंह से ऐसी बातें नहीं निकाली तो आज ही कौन सी बात हो गई। उन्होंने अत्यंत क्षीण और अशक्त आवाज़ में पूछा, झूठी जिंदगी? ओढ़ी हुई? कैसे? कुछ दिनों में मेरी उम्र के 26 वर्ष पूरे हो चुके होंगे और मैं 27वें में प्रवेश कर जाऊंगी। मैं बच्ची नहीं हूँ। पिछले 8-10 साल से मैं बच्ची नहीं हूँ। लेकिन कुछ दिन पहले जब मेरे दिमाग में पहली बार यह बात आई कि मैंने आज तक कोई ऐसा काम नहीं किया जो अपना हो, तो मैं भय से कांप उठी। हाँ पापा, कोई विचार मेरा अपना नहीं था, कोई भी फैसला अपना नहीं था। दूसरे के विचारों और फैसलों को अपना समझकर उन पर चलती रही। तब किसके विचार थे, किसके फैसले थे? हरिहर बाबू ने फुसफुसाई आवाज़ में पूछा। किसी अनजाने भय और आशंका से उनका चेहरा काला पड़ गया। वे विचार, वे फैसले आपके थे पापा, सुमन शांत और निर्विकार स्वर में बोली। मेरे? हरिहर बाबू की आवाज़ अचानक उनके गले के अंदर ही घुट गई। उनके चेहरे पर डरा डरा सा एक अपराध भाव उतर आया। अंत में वे बेहद बेचारगी से बोले, सुमन बेटी, मैंने जो कुछ किया है तुम्हारे कल्याण के लिए किया है। मैं तुम्हारा पिता हूँ। मेरे विचार व फैसलों में न स्वार्थ की गंध थी और न हो सकती है। यह मैं जानती हूँ पापा, पर आप ही बताइए, क्या यह ज़रूरी है कि एक पिता अपनी बेटी की ज़िंदगी का बोझ हमेशा ढोता रहे? सुमन! हरिहर बाबू के मुंह से एक हल्की सी चीख निकल गई। एक पिता अपने निजी अरमानों का खून करके ज़िंदगी भर अपनी बेटी की शादी के लिए दहेज जुटाता रहे और फिर भी ना जुटा पाए, अपनी बेटी की शादी बड़े से बड़े अफसर से करने की तमन्ना पाले, उसके लिए लगातार कोशिश करे, फिर भी सफल ना हो पाए। सुमन के स्वर में तल्खी थी, शायद हल्का सा व्यंग और विद्रूप भी। तुम मुझ पर लांछन लगा रही हो सुमन, पर जब तुम माँ बनोगी तो तुम्हारी समझ में आएगा कि अपनी संतान की सुरक्षा व खुशहाली के लिए माँ बाप कितना चिंतित रहते हैं। हरिहर बाबू के मुंह से बड़ी मुश्किल से आवाज़ निकल रही थी और उस प्रयास में उनके होंठ टेढ़े हो गए थे। सुरक्षा? सुमन व्यंग से बोली। सुरक्षा से मतलब आपका धन, आलीशान मकान और ऊंची हैसियत वाले परिवार में शादी से है तो करोड़ों लोगों में कितने लोग मिलेंगे जो अपने बेटे बेटियों को ऐसी सुरक्षा दे पाते हैं? और ऐसी सुरक्षा सुविधाओं भरी नकली ज़िंदगी के अलावा संतान को क्या दे पाती है? ऐसी ज़िंदगी में अपना अर्जित किया हुआ क्या होता है? ऐसी ज़िंदगी में अपने निजी अस्तित्व की धड़कन नहीं होती। ऐसी ज़िंदगी संघर्षों द्वारा मंजिल की यात्रा का संतोष नहीं देती, हार जीत का अनुभव नहीं कराती। इस प्रकार की सुरक्षा सच्चाइयों का एहसास नहीं होने देती, बल्कि अधिक से अधिक भौतिक सुविधाएं इकट्ठी करने की मशीन बना देती है। उन सुविधाओं का अभ्यस्त और मोहताज। तुम मुझसे अधिक बुद्धिमान हो, तुम बोलना भी सीख गई हो, पर तुम्हें अंदाज़ा नहीं है कि तुम मुझे कितना दुखी और अपमानित कर रही हो। हरिहर बाबू का चेहरा अजीब ढंग से तन गया और वह दूसरी ओर देखने लगे। किसी निर्मम दुख व पीड़ा से सुमन का मुंह छोटा और काला पड़ गया। फिर उसकी आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे।
आंसू पोंछती हुई वह बोली, मैं आपको अपमानित करने नहीं आई हूँ पापा। मैं तो आपको यह बताने आई हूँ कि मेरे सुख के लिए आप जो दुख उठा रहे हैं, दूसरों की उपेक्षा व अपमान सह रहे हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, उनसे मैं अपने को छोटा महसूस कर रही हूँ। मैं जानती हूँ कि पिता होने के नाते आप मुझे ऐसी सोच, समझ व ज़िंदगी देना चाहते हैं जिसमें मुझे कोई कष्ट न हो, बल्कि आराम ही आराम मिले। मेरी असुरक्षा व दुख की कल्पना से आपके हृदय के टुकड़े टुकड़े हो जाते होंगे, पर मेरे उस असहनीय दुख का अंदाज़ा आपको नहीं है पापा, जो मुझे उस समय होता है जब मैं सोचती हूँ कि इस उम्र में आप मेरे लिए भयंकर यातना सह रहे हैं और मैं आपकी तकलीफ़ कम करने के लिए कुछ भी नहीं कर सकती। तुम लड़की हो, तुम क्या कर सकती हो? हरिहर बाबू उसे अत्यधिक आश्चर्य भाव से देख रहे थे। सुमन का चेहरा तमतमा आया। वह तैश में बोली, मैं जवान हूँ, अपनी लड़ाई में खुद लड़ सकती हूँ। उस लड़ाई में खुशी खुशी अपना बलिदान दे सकती हूँ। दूसरे के लिए आप गलत लड़ाई और गलत ढंग से जो लड़ाई लड़ रहे हैं, उससे मैं आपको रोक सकती हूँ, मुक्त कर सकती हूँ। गलत लड़ाई? गलत ढंग से लड़ाई? क्या मतलब तुम्हारा? जी हाँ पापा, आपकी लड़की की शादी की लड़ाई लड़की की है, आपकी नहीं। और मान लीजिए कि यह लड़ाई आपको ही लड़नी है, तो उसके लड़ने का ढंग और तरीका भी सही होना चाहिए। आप ज़िंदगी भर ईमानदार व आदर्शवादी रहे। इस समय आपके पास 40-50 हज़ार से अधिक नहीं है, जो आपने रोटी नमक खा खा कर इकट्ठे किए हैं, और अब आप चाहते हैं कि आपकी लड़की की शादी बड़े से बड़े अफसर से हो। सुमन, बस करो, हरिहर बाबू ने असहाय आवाज़ में कहा। मुझे कह लेने दीजिए पापा। मैं यह जानना चाहती हूँ कि मेरे लिए बड़े से बड़ा अफसर ही क्यों खोजना चाहा आपने? जब वकील साहब का लड़का इतनी बड़ी अफसरी में आ गया तो आप अत्यधिक उत्साहित हो उठे थे, पर मेरे इंटरव्यू के पहले आपको इंटरव्यू देना पड़ा। इसके बाद आप घर आए तो मुझसे घोर परिश्रम करने को कहा। जनरल नॉलेज और अन्य विषयों की अच्छी अच्छी किताबें व नोट्स खरीद कर आप मेरे लिए ले आए, क्योंकि शादी के इंटरव्यू में कुछ भी पूछा जा सकता था। आपकी राय में चूँकि लड़का और परिवार के लोग नेक व आदर्शवादी थे, इसलिए इंटरव्यू अच्छा होने पर सिलेक्शन श्योर था। हरिहर बाबू एक अजीब किस्म की पस्ती और थकान अनुभव कर रहे थे। उन्होंने एक बार सुमन की ओर जल्दीबाजी में देखा, फिर सिर झुका लिया। इंटरव्यू के पहले दौर में पिता, चाचा और 2 मामा लोग बैठे। सुमन कहती गई, मेरा इंटरव्यू बहुत ही अच्छा हुआ, पर बाद में मालूम हुआ कि इंटरव्यू कमेटी में लड़का और उसके 2 मित्र भी शामिल कर लिए गए हैं और इंटरव्यू फिर से होगा। मैं इंटरव्यू में फिर गई। इस बार भी इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ, पर सफलता किसी दूसरे को मिली, जिसके बाप ने कार, मकान आदि सब कुछ देने का वायदा किया। बंद करो यह बकवास, हरिहर बाबू चिल्ला पड़े। आप अब भी विश्वास करते हैं कि आपके विचारों का उन लोगों पर असर होगा, इसलिए आप वकील साहब के बेटे को आज भी पत्र लिख रहे हैं। पिछले कई वर्षों में आपने ऐसा ही किया है पापा। आप उच्च परिवार के अनेक अविवाहित अफसरों और भावी अफसरों से मिल चुके हैं। अपनी लड़की के गुणों, संस्कारों और अपने परिवार के आदर्शवादी परंपराओं का बखान करके उनको प्रभावित करने की कोशिश की है, पर उन लोगों ने आपके साथ कैसा व्यवहार किया है? ठीक है, सारी गलती मेरी है, मैं तुमसे माफ़ी चाहता हूँ। अब तुम चुप रहो। नहीं पापा, मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ। मैं यह सब कहना नहीं चाहती थी। मैं तो यह बताने आई थी कि मैं बोझ नहीं हूँ। आप मेरे लिए कोई चिंता ना करें। मैंने एक फ़ैसला ले लिया है। कौन सा फ़ैसला? हरिहर बाबू ने तिरछी दृष्टि से उसको देखा। फैसला सुनकर हरिहर बाबू चीखे, चिल्लाए, गरजे, बरसे। लड़का अपनी जाति का नहीं था। वह अपनी बेटी के सुख के लिए जो मनपसंद इमारत बना रहे थे, वह बालू के घरौंदे की तरह टूट बिखर गई थी। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताएं।